नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोगों ने मूल कर्तव्यों तक की पढ़ाई कर ली थी, अर्थात अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 क तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और शुरुआत करेंगे संघ के कार्यपालिका की, जिसके अंतर्गत आपके राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, मंत्रिपरिषद आती है और महान्यायवादी आते हैं। ठीक है, और यह जो है आपका अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक दिया गया है। और इसी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना विषय, और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। राष्ट्रपति के बारे में यदि देखें तो राष्ट्रपति आखिर होते कौन है? राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख भी हैं। हमारे देश में ब्रिटेन से प्रेरित संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि वो मंत्रिमंडल की सहायता से अपना कार्यपालिका चलाते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो कि मंत्रिमंडल का नेता होता है, और मंत्रिमंडल की सहायता से राष्ट्रपति जो है पूरे देश की शासन प्रणाली को चलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति के बारे में अगर देख लें तो राष्ट्रपति कौन होते हैं? तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति के रूप में वो भारत में है। ठीक, इसके अलावा आप देख लीजिए तो संसद के भाग भी हैं वो, क्योंकि संसद जो है वो आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला करके बनता है। कोई भी कानून तब तक पारित नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता, जब तक कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए न जाए और राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर न करते और उसको अपनी मंजूरी न दे दें। ठीक है, तो यह भी, इसके लिए भी राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जो होते हैं प्रथम नागरिक होते हैं, तो इसके लिए भी उनका पद जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन संवैधानिक प्रमुख ही होने के कारण और वास्तविक प्रमुख नहीं होने के कारण कभी कभार जो है राष्ट्रपति की आलोचना, पद की आलोचना भी की जाती है, और कहा जाता है कि राष्ट्रपति का जो पद है वह एक रबर स्टाम्प की तरह है। ठीक है, मतलब कि मंत्रिमंडल उनका जो है अपने हित में उपयोग करते रहता है। ठीक, तो यह आलोचना भी की जाती है। इसी सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रपति का पद क्या होता है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उसके लिए अर्हता क्या होती है। ठीक है, मतलब कि योग्यता क्या होती है चुनाव लड़ने के लिए, किस प्रकार से आपका मतगणना होता है या फिर चुनाव होता है, यही सब हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, पद की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत उनका जो मतलब कि शपथ होता है उसके बारे में, पद त्याग जो होता है उसके बारे में। ठीक है, किस प्रकार से वो रिजाइन दे सकते हैं या फिर उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है वो संघ के कार्यपालिका की चर्चा की गई है, जिसमें जैसा मैंने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी आते हैं। अब देख लेते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के राज्य प्रमुख होते हैं और संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं। इसके अलावा देश की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी वो होते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 जो है में आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, मतलब कि देश की जनता प्रत्यक्ष रूप से तो उन्हें चुनती नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने विधायकों को चुनते हैं, अपने विधानमंडल के सदस्यों को चुनते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं हम लोग आगे देखेंगे। निर्वाचक मंडल, उसमें जो है आपका राज्य के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और दिल्ली तथा पुदुचेरी के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका निर्वाचक मंडल होता है। कहने का मतलब है कि जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के द्वारा उनका चुनाव कराती है, तो यह कह सकते हैं। ठीक,
आगे देख लेते हैं। तो दूसरा है आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहने का मतलब यह है कि जितने विधायकों के मत का जो मूल्य है, जितने भी विधायक हैं उनके मत का जो मूल्य है वह संसद सदस्यों के मतों के मूल्य के बराबर होना चाहिए। मतलब कि किसी को कम या ज़्यादा नहीं आंका जाना चाहिए। इसका उद्देश्य यही है कि जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है और जो केंद्र का प्रतिनिधित्व है दोनों में कोई अंतर न रह जाए। ठीक, तो यही इसका उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद है आपका निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो निर्वाचक मंडल के बारे में मैंने बता दिया कि कौन कौन भाग लेते हैं। एक बार और देख लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, याद रखिएगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें भी मनोनीत सदस्य नहीं। और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और यह जो है आपका दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के बारे में जो है संविधान में 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो यह जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों ने ऊपर देखा कि समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत। ठीक है, सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य का निर्धारण एक ही प्रक्रिया से किया जाता है। इसके अलावा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग संसद के दोनों सदस्यों के सभी निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य के योग के समतुल्य होगा। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको समझाया था सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कोटा के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव में जब मतगणना होती है उस समय कोटा का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, कि कोटा आखिर होता क्या है। तो कोटा का मतलब होता है डाले गए कुल वैध मतों की संख्या में जो है भाग दिया जाता है कुल निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या को। ठीक है, और उसमें एक जोड़ दिया जाता है और सबसे लास्ट में भी जो है एक जोड़ा जाता है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि डाले गए कुल वैध मतों की जो संख्या होती है उसमें विभाजन किया जाता है जितने भी उम्मीदवार भाग ले रहे हैं उनकी संख्या, जितने भी निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार हैं उनकी संख्या से। कहने का मतलब है यहाँ पर केवल एक ही पद है राष्ट्रपति का, तो केवल एक ही राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। इसलिए 1+1 2 से उसमें भाग दिया जाएगा। किसमें, कुल वैध मतों की संख्या में 2 से भाग दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या कर दिया जाएगा, एक जोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो अगर मान लिया कि टोटल वैध मत 50 डाले गए हैं तो उसमें 2 से भाग दे दीजिए, 25 हो गया, और +1 कर दीजिए तो 26 हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर कोटा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा यदि कुल वैध मतों की संख्या 50 है तो। ठीक, अब आप समझ गए होंगे उदाहरण के द्वारा। तो इस प्रकार से कोटा निर्धारित किया जाता है। और मतगणना के समय देखा जाता है कि अगर किसी को कोटा नहीं आता है, कोटा के समान मतों की संख्या उसकी नहीं होती है, तो उसको जो है निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, तो कोटा आप समझ गए कि आखिर होता क्या है। और राष्ट्रपति चुनाव में जो है कोटा जो है वह 50% से अधिक होना चाहिए, यह भी याद रखिएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति चुनाव में जो जमानत राशि होती है निर्वाचन में भाग लेने के लिए, जो उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि होती है वह 15,000 रुपये होती है। ठीक है, और यदि किसी उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 से कम, मतलब कि छठे भाग से कम मत प्राप्त होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर दी जाती है। ठीक है, आप देखते होंगे जब चुनाव होता है, हम लोग विधायक वगैरह का जब चुनाव करते हैं तब उसमें भी यही होता है कि आपका जो है जमानत जब्त हो जाता है कितनों का, तो 1/6 से अगर कम मत प्राप्त होता है तो वहाँ पर भी जमानत जब्त हो जाती है। वही सेम चीज़ जो है यहाँ पर भी लागू है कि 1/6 से कम मत प्राप्त होगा तो जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सबसे मेन चीज में जो कि समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य की गणना किस प्रकार से की जाती है। हम लोगों ने देखा कि विधायक के मतों का मूल्य, जितने भी विधायक हैं उनके मतों का मूल्य संसद सदस्यों के मतों के मूल्य के क्या होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ताकि सबका प्रतिनिधित्व समान रूप से इसमें हो और सब मिल
ऐसा प्रतीत हो कि सब मिलजुल करके सबसे लोकप्रिय जो राष्ट्रपति है उनका निर्वाचन कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है और फिर जो है उसमें 1000 से भाग दिया जाता है। ठीक, कहने का मतलब राज्य की कुल जनसंख्या में मतलब भाग दिया जाता है किससे? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। ठीक है, और फिर उसमें जो है 1/1000 से गुना कर दीजिए या फिर 1000 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाता है आपका एक विधायक का मत मूल्य। अब एक विधायक का मत मूल्य निकल गया तो उस राज्य में जितने विधायक हैं उनकी संख्या से गुना कर दीजिए तो सभी विधायकों का मत मूल्य निकल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से निकाला जाता है। अब यदि इसमें शेष अनुच्छेद 52(2) में दिया हुआ है कि यदि शेष फल, मतलब कि ये सारा प्रक्रिया करने के बाद, भाग देने के बाद यदि शेष फल 500 से अधिक आता है तो परिणाम में 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और यदि 500 से कम आता है तो कोई बात नहीं है, 500 से अधिक आता है तो 1 जोड़ दिया जाता है और 500 से कम आता है तो वैसे ही रहने दिया जाता है। ठीक है, अब परिणाम जो होता है वह 1000 के गुणज में लिया जाता है। 1000 के गुणज कहने का क्या मतलब? वैसी संख्या जिसमें 1000 से पूर्ण भाग लग जाए। ठीक है, तो 1000 के गुणजों में लिया जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं किसी राज्य के विधानसभा के भंग होने पर या उस विधानसभा में विधायक का सीट खाली होने पर जो है राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई बहाना नहीं लगाया जा सकता है, इसके लिए कोई न्यायालय में नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट में ये कहने कि भैया निर्वाचक मंडल तो पूरा है ही नहीं, अमुक राज्य का जो है विधानसभा भंग है या फिर अमुक राज्य में विधानसभा में सीटें खाली हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, राष्ट्रपति के चुनाव पर इसका कोई असर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं संसद सदस्यों यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के मत मूल्यों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो एक सांसद का जो मत मूल्य होता है वह कैसे निकाला जाता है? तो सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य, यहाँ पर से हम लोगों ने एक विधायक का मूल्य निकाला था, तो जितने भी विधायक हैं उनका टोटल मत मूल्य निकाल लेते हैं। हर राज्य का अलग अलग निकाल लीजिए कि प्रत्येक राज्य में विधायकों का मत मूल्य कितना है, सबको जोड़ दीजिए तो आपका पूरा देश भर के जितने विधायक हैं उन सब का मिल जाएगा आपको आंकड़ा कि कितना है मत मूल्य। तो यह जो है सबसे ऊपर आ जाएगा कि सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य में भाग दे देते हैं किससे? संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से उसमें भाग दे देते हैं, तो हमें मिल जाता है प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य। ठीक, यानी कि प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य निकल जाता है। इस प्रकार से हम लोग विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य निकाल लेते हैं और सांसद सदस्यों के का मत मूल्य निकाल लेते हैं, और दोनों क्या होता है? आनुपातिक रूप से समान होता है। सबका जो मत मूल्य होता है एक समान होता है, समतुल्य होता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर। तो मतदान करते वक्त जो मतदाता होते हैं, जो भी निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं, मतदाता होते हैं, वो क्या करते हैं कि मान लिया कि 4 उम्मीदवार हैं, राष्ट्रपति पद के लिए 4 उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? प्रत्येक सदस्य जो है, प्रत्येक निर्वाचक मंडल में शामिल जितना भी सदस्य है या फिर मतदाता अभी कह लीजिए, तो जितने भी मतदाता हैं वो क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4 के हिसाब से अपना वरीयता क्रम देंगे। ठीक है, कि मान लिया ABCD 4 आपके उम्मीदवार हैं, तो मैं बोलूंगा कि भैया मेरा पहला पसंद A है, दूसरा पसंद B है, तीसरा पसंद C है और चौथा पसंद D है। कोई दूसरा जो मतदाता होगा वो कह सकता है कि नहीं भैया मेरा पहला पसंद C है, दूसरा पसंद B है, तीसरा पसंद A है और चौथा पसंद D है। तो इस प्रकार से जो है वरीयता क्रम देते हैं। ठीक है, कि पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है, तीसरी पसंद कौन है, चौथी पसंद कौन है, और जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, उम्मीदवार जितने होते हैं, उतना ही वो वरीयता क्रम में अंकन करते हैं। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। तो मतगणना के समय जो है सबसे पहले प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। इसको प्रथम चरण कहते हैं। तो प्रथम चरण में क्या होता है कि प्रत्येक उम्मीदवार को जितना
प्रथम वरीयता क्रम मिला है, ठीक है, उसकी गणना की जाती है। ठीक, अब उसमें क्या होता है कि अगर कोटा प्राप्त हो गया प्रथम चरण के दौरान ही, अगर कोटा किसी उम्मीदवार को प्राप्त हो गया, ठीक है, तो कोटा हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि क्या होता है, कुल वैध मतों की संख्या में 2 से भाग दे दिया जाता है और प्लस में 1 कर दिया जाता है। ठीक है, तो कोटा यदि प्राप्त हो गया तब उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है और उसका निर्वाचन हो जाता है। ठीक है, आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ती है। लेकिन यदि किसी उम्मीदवार को कोटा प्राप्त नहीं होता है तब जो है यही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली लागू की जाती है और वहां पर क्या हो जाता है कि जिसको प्रथम गणना में जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत प्राप्त होता है उसको हटा दिया जाता है, मतलब कि उसका जो निर्वाचन है रद्द कर दिया जाता है और उसको जितना मत प्राप्त हुआ था, ठीक है, और उसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जिसको सबसे कम प्राप्त हुआ था प्रथम चरण में, उसका जो आपका मतदान है रद्द कर दिया जाता है और उसका द्वितीय वरीयता का जितना मत है, द्वितीय वरीयता का जितना मत है उसको शेष जो उम्मीदवार बचे हुए हैं अभी कॉन्टेस्ट में हैं उनके प्रथम वरीयता के मतों में जोड़ दिया जाता है। इसको उदाहरण से मैं समझाऊंगा। तो उसमें जोड़ दिया जाता है और तब देखा जाता है कि किसी को कोटा प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब यदि कोटा प्राप्त हो जाता है तो उम्मीदवार जो है निर्वाचित घोषित हो जाता है। यदि नहीं होता है उम्मीदवार आपका निर्वाचित कोई नहीं हो पाता है, किसी को कोटा प्राप्त नहीं हो पाता है, तो यही जो प्रक्रिया होती है वही अपनाई जाती है। फिर से जिसको न्यूनतम प्राप्त हुआ होगा उसको हटा दिया जाता है और उसका द्वितीय वरीयता क्रम में जितना मत प्राप्त हुआ होगा उसको इन लोगों के प्रथम वरीयता वाले में जोड़ दिया जाएगा और फिर जो है एक बार मतगणना की जाएगी। अब जो कोटा प्राप्त हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो तब तक यह प्रक्रिया अपनाई जाती है जब तक कि किसी उम्मीदवार को कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। ठीक है, यह प्रणाली समझना थोड़ा सा कठिन है लेकिन मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। एक बार मैं उदाहरण दे करके भी आपको समझा देता हूँ। ठीक, कुछ और चीजें पहले देख लेते हैं कि जनसंख्या से आशय क्या है। यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा था विधायक का मत मूल्य निकालने वक्त जनसंख्या के बारे में देखा था, तो जनसंख्या का आशय 1971 की जनगणना में जो जनसंख्या थी जिस राज्य की उस जनसंख्या से है। ठीक है, और यह जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बोला गया था कि सन 2000 के बाद की जो जनगणना होगी उससे पहले तक जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे उसमें जनसंख्या जो होगी वो आपका यहीं से देखी जाएगी, मतलब कि 1971 के जनगणना से देखी जाएगी। लेकिन फिर जो है आपका संशोधन किया गया 84वां संविधान संशोधन 2001 और वो जो 2000 तक का लिमिट था उसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कि 2026 तक जितना राष्ट्रपति का चुनाव होगा उन सब में जनसंख्या कहाँ से देखा जाएगा, तो 1971 में जो जनगणना हुई थी वहाँ से जनसंख्या देखा जाएगा और उसी के आधार पर जो है प्रत्येक विधायक के मत मूल्यों का निर्धारण किया जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव पर यदि कोई विवाद होता है तो प्रत्येक विवाद की जांच या फिर उस पर फैसला देने का अधिकार किसका होगा, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का होगा। हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते, किसी और न्यायालय में आप नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का होगा और उसी का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा। ठीक है, एक चीज और इसमें है कि यदि किसी मतलब कि कोई राष्ट्रपति बन चुका है मान लिया और 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि अब जो है उसका निर्वाचन जो है गलत तरीके से हुआ था, उसका निर्वाचन रद्द कर देती है, तो 1 साल में राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान उसने जितने भी फैसले दिए हैं, जितने भी निर्णय किए हैं या फिर जो भी काम किया है राष्ट्रपति पद के हिसाब से वो सब जो है मान्य होगा, उसको रद्द नहीं किया जाएगा। तो यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। और निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल जो है वो पूर्ण नहीं है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। तो आइए ये जो प्रक्रिया है इसको एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लिया कि उम्मीदवार 4 हैं, ए, बी, सी और डी। मान लिया कि 4 उम्मीदवार हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक, और टोटल जो मत पड़े हैं, टोटल जो वैध मत है
वो आपके पड़े हैं 2500। मान लिया ABCD 4 उम्मीदवार हैं और वैध मत जो है टोटल 2500 पड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग कोटा निकाल लेते हैं। तो कोटा कितना हो गया आपका? कोटा हो गया 2500 में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक ही पद है यहाँ पर, तो एक वो हो गया और एक और जोड़ा जाता है, तो 2 से भाग देंगे और प्लस में 1 कर देंगे। तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका? 1251 आ जाएगा। जोड़ करके देख लीजिए, ठीक है, 1251 आ गया टोटल। अब इसमें क्या है कि जितने मत प्राप्त हुए हैं A, B, C और D को, वो सब मिला करके प्रथम चरण की गणना होगी। तो प्रथम चरण में हम लोग गणना जब करते हैं, प्रथम चरण में गणना जब हम करते हैं तो देखते हैं कि A को प्राप्त हुए हैं आपके 950 मत मान लिया, B को प्राप्त हुए हैं मान लिया 700 मत, ठीक है, C को मान लिया प्राप्त हुए हैं 500 मत और D को मान लिया प्राप्त हुए हैं आपके कितने मत? 350 बचता है यहाँ पर, टोटल 950, हाँ 350 मत प्राप्त हुए, ठीक है। तो अब हम लोग प्रथम चरण की गणना के बाद देखते हैं कि किसी को भी 1251 मत प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब किसी को भी कोटा प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया था कि कोटा यदि प्राप्त हो जाता तब यहीं पर मतदान रुक जाता, यहीं पर जो है आपका मतगणना रुक जाती, निर्वाचन हो जाता किसका? जिसको कोटा प्राप्त हुआ है उसका। लेकिन अब यहाँ पर किसी को कोटा प्राप्त हुआ ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे कि जिसको सबसे कम मत प्राप्त हुआ है उसको देखेंगे। तो डी को यहाँ पर सबसे कम मत प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब इसका जो है निर्वाचन हम लोग रद्द कर देंगे, ठीक है। और टोटल जो 350 मत प्राप्त हुआ है, तो ये मत समझिए कि प्रथम वरीयता का 350 मत प्राप्त हुआ है, क्योंकि 350 विधायक ने जिसने इसको वरीयता दी है उसने ABCD मतलब प्रथम वरीयता भी दी होगी, द्वितीय भी दी होगी, तृतीय भी दी होगी, चतुर्थ भी दी होगी। तो अब इसका जो द्वितीय वरीयता का मत है, ठीक है, 350 मत ये हो गया। अब इस 350 में द्वितीय वरीयता का इसका जो मत है वह बाकी तीनों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, बाकी तीनों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक। अब देखते हैं कि द्वितीय वरीयता में इसको टोटल 350 मत प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि A को मान लिया कि 50 मत प्राप्त होते हैं, ठीक है, B को मान लिया कि आपका 100 मत प्राप्त होते हैं और डी को जो है मान लिया कि 200 मत प्राप्त होते हैं, ठीक है। ए को 50, बी को 100 और सी को आपका 200, ठीक है। तो अब क्या होगा, टोटल जो इसका हो जाएगा, टोटल जो मत हो जाएगा वो ए का कितना हो गया 950 प्लस 50 तो 1000 हो गया, ठीक है। बी का कितना हो गया 700 प्लस 100 तो 800 हो गया और सी का कितना हो गया तो आपका 500 प्लस 200 मतलब कि 700 हो गया, ठीक है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि 1251 जो है वो किसी को प्राप्त नहीं हुआ है ना, 1251 तो किसी को प्राप्त हुआ नहीं हुआ, मतलब कि कोटा अभी भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही प्रक्रिया, सी का निर्वाचन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा और फिर जो इसको द्वितीय वरीयता में जितना मत प्राप्त हुआ है, इसका जो 700 द्वितीय वरीयता का मत होगा वह इन दोनों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर देखा जाएगा कि 1251 किसी को प्राप्त हुआ है या नहीं। अगर हो गया तो निर्वाचन वहीं पर खत्म हो जाता है, उम्मीदवार जो है नियुक्त घोषित हो जाता है राष्ट्रपति का पद पर, और यदि फिर नहीं होता है तो फिर से यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अब मेरे हिसाब से आप लोग जो है उदाहरण से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन के लिए क्या योग्यताएं होती है या फिर अर्हताएं होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपका कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यह होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिवालिया मतलब बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। तो यह सब पर लागू होगा, जितने भी मैं पढ़ाऊंगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी पद पढ़ाऊंगा सबके लिए यह अनिवार्य होगा, ठीक है। लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है।
और उसके बाद है कि भारत या राज्य सरकार या फिर किसी स्थानीय प्राधिकरण में किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है। अच्छा, एक बात चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या फिर आपका जो है केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार में मंत्री का कोई पद जो होगा वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा इसके लिए। ठीक है, इस प्रयोजन के लिए नहीं माना जाएगा आपका राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल का पद और केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी मंत्री का पद इस प्रयोजन के लिए नहीं माना जाएगा लाभ का पद। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो नामांकन के लिए जो होता है आपका 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक, और यह जो दिया हुआ है वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997 में दिया गया है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा कि कहाँ दिया हुआ है। ठीक, आगे देख लेते हैं शपथ के बारे में। तो इनका जो शपथ होता है, राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वह मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उनकी जगह पर कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो इनको शपथ दिलाएगा। ठीक है, और शपथ का जो प्रारूप दिया हुआ है, ये याद जरूर रखिएगा कि शपथ का जो प्रारूप दिया हुआ है वह अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी बहुत सारे पदों के लिए शपथ का प्रारूप आपका दिया हुआ है अनुसूची 3 में, लेकिन राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रारूप कहाँ दिया हुआ है? अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है। तो यह जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देख लेते हैं पुनर्निर्वाचन। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल यदि समाप्त हो जाता है तो वह पुनर्निर्वाचन यानी कि दोबारा निर्वाचित होने के लिए अपना वो फॉर्म भर सकता है, मतलब कि वो उम्मीदवारी व्यक्त कर सकता है दोबारा निर्वाचन के लिए। ठीक है, और कितनी बार निर्वाचित हो सकता है कोई राष्ट्रपति, इस बारे में संविधान मौन है, इस बारे में संविधान कुछ नहीं कहता। जैसे अमेरिका में लिखा हुआ है संविधान में कि भाई राष्ट्रपति जो है वो 2 ही बार निर्वाचित हो सकता है, लेकिन वैसा भारत में नहीं है। लेकिन एक बात और बता दूं कि केवल और केवल एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे जो अब तक 2 बार निर्वाचित हुए हैं, बाकी कोई भी राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित नहीं हुए हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो पुनर्निर्वाचन हम लोगों ने देख लिया। अब देख लेते हैं वेतन एवं भत्ते। तो वर्तमान में जो वेतन है वह है आपका 5 लाख रुपया। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले तक जो है 2008 के पहले तक जो था आपका 1.5 लाख रुपया था, लेकिन अब जो है वेतन 5 लाख रुपया है। ठीक, और यह जो है आपका वेतन के बारे में, वेतन और भत्तों के बारे में आपका दिया हुआ है अनुच्छेद 59(3) में दिया हुआ है। ठीक, वेतन और भत्तों और संसद के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही परिलब्धियों के बारे में जो है अनुच्छेद 59(3) में दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में वेतन 5 लाख रुपए है और वेतन और भत्ता जो भी होता है इनका वह आपका संचित निधि से दिया जाता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, और जो बिना किराया दिए इनको शासकीय भवन, जैसा आप जानते हैं राष्ट्रपति भवन जो है वो इनको उपलब्ध कराया जाता है बिना वेतन के। ठीक, और बाकी जो है वेतन भत्ता जो होता है वो आपका संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। अब देख लेते हैं पदावधि। तो अनुच्छेद 56 के अनुसार पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक ये पद धारण करते हैं। ठीक है, मतलब कि अनुच्छेद आपका किस में दिया हुआ है? 56 में। अनुच्छेद 56 के अनुसार जो है यह पद पर आसीन होने के 5 साल बाद तक जो है अपने पद पर रहते हैं। ठीक, और बीच में जो है अपना त्याग पत्र दे सकते हैं या फिर इनके खिलाफ जो है आपका महाभियोग लाया जा सकता है, मृत्यु हो सकती है इनकी या फिर कोई और कारण हो सकता है। ठीक है, अगर ये त्याग पत्र देते हैं, तो त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। ये जरूर याद रखिएगा, कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और यह दिया हुआ है आपका अनुच्छेद 56(1) में। ठीक, इसके बाद है आपका संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यह दिया हुआ है आपका 56(1) में। ठीक है, यहाँ पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये दिया हुआ है 56(1) में, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो आपका दिया हुआ है किसमें? अनुच्छेद 61 में। ठीक, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुच्छेद आपका महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। तो महाभियोग की प्रक्रिया में
सबसे पहले तो यह है कि जो आपका प्रस्ताव होना चाहिए वह आपका संकल्प के रूप में होना चाहिए, ठीक है। आरोप जो भी लगाया जाएगा वह संसद में लगाया जाएगा, और कोई भी सदन जो है अपना जो है प्रस्ताव, आरोप प्रस्ताव जो है वह ला सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचना दी जानी चाहिए, ठीक है। पहला तो है कि संकल्प पत्र के रूप में होना चाहिए, दूसरा है कि कम से कम 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को इसके लिए पूर्व सूचना दी जानी चाहिए, तीसरा है आपका कि जिस सदन में प्रस्ताव लाया जा रहा है उस सदन के सदस्यों की संख्या का 1/4 सदस्य जो हैं वह उनका उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। अब 1/4 का एक सदन में तो आपका हो गया कि वहाँ से मतलब कि प्रस्ताव दे दिया गया। अब ये क्या होगा, दूसरे सदन में जाएगा, ठीक है, और दूसरा सदन जो है इसके ऊपर जांच बिठाएगा, जांच करेगी कि भैया आरोप जो है वो सही है या गलत है, ठीक। उसके बाद उसी सदन में, दूसरे सदन में ही राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का वो दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। राष्ट्रपति आकर के बोलेंगे कि भाई आरोप जो लगाया जा रहा है वो गलत है या सही है, क्या है, ठीक है। उसके बाद यदि दूसरा सदन भी 3/4 के बहुमत से, मतलब कि 3/4 बहुमत से यदि आरोप का जो संकल्प है उसको पारित कर देता है, तब उस संकल्प के पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता है, मतलब पारित नहीं हो पाता है संकल्प दूसरे सदन में, तो जो है राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन संयोग है और बहुत बड़ा सौभाग्य भी है कि अभी तक जो है महाभियोग किसी के ऊपर लगाया नहीं गया है, ठीक है। वैसे चर्चा हुई थी लगाने की, हाल ही में जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ जो है आपका आरोप लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आरोप लगाया नहीं गया, ठीक है। तो वैसे मीडिया में चर्चा थी, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या स्थितियाँ हो सकती है कि पद रिक्त करने की और क्या परिस्थितियां हो सकती है। तो या तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, तब जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, या फिर अगर वो योग्य, बाद में पता चलता है कि वो योग्य ही नहीं थे, राष्ट्रपति के बारे में बाद में पता चलता है कि वह अर्ह नहीं थे या फिर योग्य नहीं थे, तब भी जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। और इसके अलावा यदि सुप्रीम कोर्ट उनका निर्वाचन रद्द कर दे, तब भी जो है आपका राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, पद यदि रिक्त हो जाता है तब उसको भरने के लिए क्या किया जाता है, रिक्ति को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है। तो यदि कार्यकाल समाप्त हो, सामान्य परिस्थिति हो, कार्यकाल समाप्त हो जाए, तब क्या होता है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही जो है राष्ट्रपति चुनाव करा लिया जाता है, ताकि राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त न हो। जिस दिन पुराने राष्ट्रपति जाएं उसी दिन नए राष्ट्रपति अपना पदभार संभाल लें, ठीक। अब देख लेते हैं कि यदि मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दें, या फिर अब महाभियोग लगाकर निष्कासन करा दिया जाए, ठीक है, या फिर उनकी अनुपस्थिति हो जाए, तब क्या होता है कि उपराष्ट्रपति उनके जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। और यदि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो, तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश भी जो है किसी कारण से अनुपस्थित हो, तब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। और यदि कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो उसको क्या होता है कि राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां होती हैं, परिलब्धियां होती है, भत्ते होते हैं, ये सारे प्राप्त होते हैं, ठीक। तो यह भी याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका पद रिक्तता की पूर्ति। अच्छा, एक और है कि किसी अन्य कारण से, ऊपर जो मैंने कारण बताए उसके अतिरिक्त किसी अन्य कारण से यदि पद रिक्त होता है, तब जो है 6 महीना, पद रिक्ति के 6 माह के भीतर जो है राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। आपका कार्यकारी शक्ति हो गई, विधायी शक्ति हो गई, सैन्य शक्ति हो गई, अन्य बहुत सारे शक्तियां हैं। तो सबसे पहला जो शक्ति है वह है आपका कार्यकारी शक्तियां, ठीक है। कार्यकारी शक्तियों में आपका आता है प्रशासनिक शक्तियां, कह सकते हैं इसको, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं। तो भारत सरकार के जो भी कार्य होते हैं, भारत सरकार जो भी कार्य करती है, जो भी शासन से संबंधित कार्य करती है, प्रशासन से संबंधित कार्य करती है, वह राष्ट्रपति के नाम पर ही करती है। विदेश नीति को देख लीजिए, विदेशों में जाकर के कोई अगर
आपका MOU साइन किया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है, कोई समझौता किया जाता है, तो वो सब किसके नाम पर किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है। ठीक, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं तो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और ये प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री हो, वो सब जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। ठीक, इसके अलावा देखते हैं तो महान्यायवादी जो हैं आपका सॉलिसिटर जनरल जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है, तो उनकी भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और उनका वेतन का भी निर्धारण राष्ट्रपति ही करते हैं। ऑफ कोर्स ये सही है कि आपका प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद के सलाह पर ही करते हैं, उन्हीं के अनुमोदन पर करते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, जो संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करते हैं और उनके वेतन का भी निर्धारण करते हैं, और वो जो है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जो है अपने पद पर बने रहते हैं। बाकी हम लोग महान्यायवादी चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं तो CAG हो गए, मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त, आपका मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए या फिर अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो। इसके अलावा UPSC के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति। इसके अलावा जो है आपका राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक, तो यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं तो राष्ट्रपति जो है वह SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग इत्यादि भी गठित कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा केंद्र एवं राज्यों के बीच अच्छा संबंध हो या फिर जितने भी राज्य हैं उनके बीच आपसी संबंध अच्छा हो, इसके लिए राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन करते हैं या फिर नियुक्ति करते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भी जो है राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति भी जो है, जैसे दिल्ली में आप देख लेते हैं आपका गवर्नर हैं तो जिनसे बराबर केजरीवाल जी का झगड़ा होता रहता है, तो उनकी नियुक्ति जो होता है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति कौन करते हैं? आपका राष्ट्रपति ही करते हैं और उनके माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों पर अपना प्रशासन चलाते हैं। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं या फिर जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, और अनुसूचित क्षेत्र हो या जनजातीय क्षेत्र हो उनका जो प्रशासन होता है वह राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं विधायी शक्तियों की ओर। ठीक है, तो विधायी शक्तियों में देख लेते हैं तो ये क्या कर सकते हैं? संसद की बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, संसद का सत्र जो है वो समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा का भी जो है आपका विघटन कर सकते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं तो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है या फिर लोकसभा स्पीकर जिनको कहते हैं वो करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों का संयुक्त अधिवेशन कराया जाता है। ठीक, तो वो राष्ट्रपति ही आहूत करते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो आपका पहला सदन की पहली शुरुआत होती है, पहला जो आपका सत्र होता है, उसमें राष्ट्रपति जो है संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। ठीक, यह भी याद रखिएगा। या फिर जब आपका नया नया चुनाव होता है और चुनाव के बाद पहली लोकसभा गठित होती है, तब भी जो है वो आपका उसको संबोधित करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा यदि लोकसभा में अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष जो भी है दोनों का पद आपका रिक्त हो जाए तो वो क्या करते हैं? लोकसभा के किसी सदस्य को, अधिकतर देखा जाता है कि वरिष्ठतम सदस्य जो होता है उनको लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बिठा देते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में भी देखते हैं यदि सभापति का पद खाली हो या फिर उपसभापति का पद खाली हो तो राज्यसभा के किसी सदस्य को, सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को वो सभापति बना देते हैं। ठीक है, और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं तो आपका राज्यसभा में साहित्य, कला, आपका विज्ञान और समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये चारों क्षेत्र याद रखिएगा। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए 12 लोगों को वो क्या करते हैं?
राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा में भी जो है आपका आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय से जुड़े हुए 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो संसद के कुछ विशेष विधेयक जो हैं उनको प्रस्तुति करने के लिए, मतलब कि संसद में कुछ विशेष विधेयक होते हैं जिनको संसद में यदि प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है या फिर क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो उससे संबंधित जो आपका विधेयक होता है वो पहले राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए भेजा जाता है। या फिर संचित निधि से कोई कुछ खर्च करना हो तो उसके लिए भी जो प्रस्ताव होता है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति अपना स्वीकृति दे देते हैं, तब जाकर के वो संसद में प्रस्तुत होता है, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो जब विधेयक दोनों सदनों से पारित कराकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जैसा मैंने बताया था कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के भी प्रमुख भाग होते हैं। तो यदि दोनों सदनों से कोई विधेयक पारित हो चुका है और उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का विकल्प होता है। पहला विकल्प होता है कि वो अपना स्वीकृति दे दे। दूसरा विकल्प होता है कि वह जो है अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख ले, मतलब कि वो बाद विचार करके फिर बाद में दे सकते हैं स्वीकृति, ठीक है। तीसरा विकल्प होता है कि वह जो है संसद को पुनर्विचार के लिए वह विधेयक लौटा दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि संसद पुनर्विचार के बाद संशोधन करके या फिर बिना संशोधन किए भी यदि विधेयक फिर से राष्ट्रपति को भेज देता है तो दूसरी बार में राष्ट्रपति उस विधेयक को पास करने के लिए या फिर उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, फिर से वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। इसके अलावा यदि राज्य विधानमंडल भी कोई विधेयक पारित करती है और उसको राज्यपाल के पास भेजती है साइन करने के लिए, लेकिन राज्यपाल जो है उसको राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज देते हैं कि भैया आप भी जो है अपना विचार दीजिए, तब राष्ट्रपति के पास फिर से 3 विकल्प होता है कि या तो स्वीकृति दे दे या फिर अपने पास सुरक्षित रख ले या फिर राज्यपाल को यह निर्देश दे कि भैया आप जो है पुनर्विचार के लिए यह विधेयक विधानमंडल को लौटा दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है बहुत ट्विस्ट वाला है, याद रखिएगा कि राज्य विधानमंडल यदि दोबारा भेज देता है राज्यपाल को और राज्यपाल जो है यदि दोबारा भेज देता है राष्ट्रपति को कि भैया विचार कीजिए, तब जो है राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य विधानमंडल वाले मामले में बाध्य नहीं होता है दोबारा में, ठीक है। और जो आपका संसद का मामला है तो वहां पर दोबारा में बाध्य होता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। तो इसके अलावा जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, सीएजी हो, यूपीएससी हो या फिर वित्त आयोग हो, उसका रिपोर्ट जो है वह संसद में राष्ट्रपति ही रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी विधायी शक्तियां हैं, नो डाउट, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट है जो कि पूछा जा चुका है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है केवल उन्हीं को लिखा है, ठीक है। सारा कुछ लिखना जरूरी नहीं है, अगर पढ़ना हो तो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हैं या किसी दूसरे किताब में पढ़ सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट था परीक्षा के लिहाज से वो सारा मैंने इसमें लिख दिया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में, ठीक। आइए अब देख लेते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति तभी अध्यादेश जारी करते हैं जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। यदि एक सदन सत्र में होता है तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो कि अधिनियम का होता है, ठीक है। विधायिका कोई अधिनियम बनाए और राष्ट्रपति स्वीकृति दे, उसके बाद कानून का जिस प्रकार का प्रभाव होता है वही प्रभाव यहाँ पर राष्ट्रपति का भी होता है, मतलब कि अध्यादेश का भी होता है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर कार्यपालिका जो होती है वह स्वयं ही विधायिका बन जाती है, ठीक है। लेकिन यह जो है केवल 6 सप्ताह तक होता है, क्योंकि अध्यादेश का जो कार्यकाल होता है, मतलब जो अवधि होती है वह मात्र 6 सप्ताह होती है। 6 सप्ताह के अंदर जो है उसका सदन, मतलब कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसका जीवन काल जो होता है वह 6 सप्ताह का होता है बाद वाले सदन की बैठक से, यह याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा, अध्यादेश के द्वारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता या फिर संविधान का संशोधन नहीं किया जा सकता है अध्यादेश के जरिए, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो कभी भी कर सकते हैं क्या,
अध्यादेश को वापस कर सकते हैं, ठीक है, वापस ले सकते हैं। ठीक, आरसी कूपर वर्सेज भारत संघवाद 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि राष्ट्रपति ने यह जो अध्यादेश जारी किया है वह असद्भावपूर्ण है या फिर उनका उद्देश्य जो है वह सही नहीं है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, ये वाद जो है। आगे देख लेते हैं अब वित्तीय शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही सदन में प्रस्तुत होता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति ही सदन में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि केंद्रीय बजट जो होता है उसको प्रस्तुत करता है। ठीक है, मतलब कि प्रस्तुत तो करते हैं आपके वित्त मंत्री या फिर सरकार के कोई मंत्री, लेकिन राष्ट्रपति ही को ही माना जाता है कि वही बजट पेश कर रहे हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो अनुदान की कोई भी मांग जो होती है वह राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना मंजूर नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय के लिए जो है आपका अग्रिम भुगतान राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, कोई अदृश्य व्यय है सरकार का जिसके लिए सरकार को अनुदान चाहिए तो वह राष्ट्रपति जो है कर सकते हैं अग्रिम भुगतान। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो वित्त आयोग का गठन जो है वह भी राष्ट्रपति ही करते हैं। वित्त आयोग किस लिए होता है? केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का बंटवारा करने के लिए वित्त आयोग का गठन जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। तो ये हो गई उनकी वित्तीय शक्तियां। ठीक है, और भी शक्तियां हो सकती हैं लेकिन ये जो प्रमुख है वही मैंने लिखा है। आगे देख लेते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रपति ही जो है वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय से जो है जब भी चाहें राष्ट्रपति किसी विधिक मामले पर अगर सलाह लेना चाहें तो उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सलाह देता है उच्चतम न्यायालय उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक है, वो चाहे तो माने, न चाहे तो नहीं माने। इसके अलावा अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास 3 तरह के मामलों में दंड को कम करने या फिर दंड को समाप्त करने की शक्ति है। ठीक है, तो ये 3 मामले कौन कौन है? पहला मामला है कि यदि जो दंड दिया गया है वह आपका सैन्य न्यायालय के द्वारा दिया गया है, सेना के किसी न्यायालय के द्वारा दिया गया है। दूसरा यह है कि जो दंड दिया गया है वह इसलिए दिया गया है क्योंकि अपराधी ने केंद्र के किसी कानून का उल्लंघन किया है। यहाँ पे राज्य नहीं है, केंद्र के किसी विधि का या कानून का उल्लंघन किया है, तब उस मामले में राष्ट्रपति जो है वह क्षमा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या फिर आपका मुक्त कर सकते हैं उसको दंड से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो मृत्यु दंड के मामले में इसमें आपका केंद्र और राज्य दोनों आ जाता है। यदि मृत्यु दंड दिया जाता है तो जो है उसको क्षमा कर सकते हैं, मतलब कि माफ़ कर सकते हैं, या फिर उसका जो सज़ा है वो मृत्यु दंड से घटा करके और आपका कुछ और कर सकते हैं, जैसे आजीवन कारावास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मामले होते हैं। और तीसरा जो मामला आपको बताया मैंने, इसमें केंद्र या राज्य का कोई भी मामला हो, केंद्र या राज्य का कोई भी कानून तोड़ने पर जो यदि मृत्यु दंड दिया हो तो उस पर यह लागू होता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के पास जो है 5 प्रकार की शक्ति है दंड को कम करने की या फिर समाप्त करने के लिए। ठीक है, पहला जो शक्ति है वो है क्षमा। इसमें है कि दंड या दंडादेश से पूर्ण मुक्ति, मतलब कि कोई दंड दिया गया है या फिर दंड का आदेश दिया है तो उसकी सजा से पूर्ण मुक्ति जो है इसमें दी जाती है। ठीक है, और ऐसा तभी होता है जब राष्ट्रपति को यकीन हो जाता है कि जो अपराधी है उसने अपराध किया ही नहीं है। ठीक है, तब यह शक्ति राष्ट्रपति अपनाते हैं। उसके बाद है लघुकरण। तो यह है कि दंड की कठोर प्रवृत्ति को हल्का करना, मतलब कि अगर किसी को आजीवन कारावास दिया गया है कठोर सजा के साथ तो उसको जो है हल्का कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा है परिहार। तो परिहार में है कि दंडादेश की प्रवृत्ति को बदले बिना दंड को कम करना, मतलब कि दंड का जो आदेश दिया है उसकी प्रवृत्ति को नहीं बदला जाएगा। अगर कठोर कारावास की सजा दी गई है तब जो है वो कठोर कारावास ही रहेगा, लेकिन उसका जो यदि 14 वर्ष का सजा दिया गया है तो उसको जो है कम करके 12 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं, लेकिन प्रवृत्ति जो है वो वैसे ही रहेगी। यदि सश्रम या फिर मतलब श्रम के साथ या फिर कठोर कारावास की सजा दी गई है तो प्रवृत्ति वही रहेगी इसमें। ठीक है, यह याद रखिएगा परिहार। आगे देख लेते हैं
विराम। तो इसमें जो है अपराधी की विशिष्ट अवस्था को देख करके क्षमा किया जाता है या फिर दंड को कम किया जाता है। जैसे कोई स्त्री है, गर्भवती हो गई है या फिर गर्भावस्था में है, तो उसका जो दंड है उसको कम कर सकते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका कोई वृद्ध व्यक्ति है, बहुत बीमार रहता है, तो उसके भी जो है आप क्या कर सकते हैं, दंड को कम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका प्रवृत्ति को बदला भी जा सकता है। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसको कठोर आजीवन कारावास मिला है, ठीक है, सश्रम आजीवन कारावास मिला है, तो उसको श्रम से मुक्त कर सकते हैं और दंड भी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो दोनों कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रविलंबन। प्रविलंबन जो है वो ऐसी शक्ति है जिसमें यदि मृत्युदंड मिला हुआ है किसी अपराधी को, तो और मृत्युदंड मिला हुआ है और उसने राष्ट्रपति से क्षमा याचना की है, तब वो क्या कर सकते हैं कि न्यायिक मामलों में सलाह लेने के लिए जो है कुछ दिनों तक जो है उसको विलंबित कर सकते हैं, अस्थायी तौर पर उसको विलंबित कर सकते हैं, मृत्युदंड को कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं अब हम लोग राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, ठीक है। वीटो शक्ति जो होती है वह आपका दो कारणों से दी जाती है। दो कारणों से, कौन कौन से कारण है? तो पहला कारण यह है कि कोई कानून असंवैधानिक है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए यह वीटो शक्ति दी जाती है। दूसरा होता है कि जो आपका जल्दबाजी में या फिर बिना पर्याप्त विचार के यदि विधायिका ने कोई कानून भेज दिया है, मतलब कि पारित करा के भेज दिया है राष्ट्रपति के पास, तो उस समय जो है वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं पहला वीटो क्या है। वैसे वीटो जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के पास केवल 3 प्रकार के वीटो हैं, ठीक है। हम लोग चारों प्रकार पढ़ेंगे क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। तो पहला है आपका अत्यंतिक वीटो, ठीक है। यह जो है इसमें क्या करते हैं कि विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, ठीक है, सुरक्षित रख लेते हैं कि बाद में निर्णय उस पर देंगे, ठीक है। और यह कब करते हैं? 2 मामलों में करते हैं। या तो विधेयक जो हो गैर सरकारी सदस्य के द्वारा हो, मतलब कि वैसा सदस्य जो कि सरकार में मंत्री न हो, तो उसके द्वारा यदि कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है और वह पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, तो उसके मामले में यह वीटो इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा मामला यही है कि यदि सरकारी विधेयक हो तब क्या कर सकते हैं कि मतलब कि सरकारी विधेयक के मामले में यदि विधेयक भेज दिया जाए राष्ट्रपति के पास और उसके विधेयक भेजने के बाद जो है मंत्रिमंडल भंग हो जाए, सरकार गिर जाए, ठीक है, और जो नई सरकार आई है वो सलाह दे राष्ट्रपति को कि भैया आप जो पिछला विधेयक था उसको मंजूरी मत दीजिए, उस पर हस्ताक्षर मत दीजिए, ठीक है, तब जो है इस वीटो का इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सा वीटो? आपका अत्यंतिक वीटो। नेक्स्ट है आपका निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या किया जाता है कि विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है, और यह किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है, ठीक है, पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है। यह मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। और राष्ट्रपति का यह जो विधेयक है, यह जो वीटो है, उसको साधारण बहुमत के द्वारा ही जो है निरस्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देंगे और उसके बाद जो है संसद में क्या करेगा? साधारण बहुमत से ही जो है उसको दोबारा पारित करके और राष्ट्रपति के पास भेज देगा, और दोबारा जब भेज देगा तो राष्ट्रपति जो है क्या उसको मानने के लिए बाध्य है, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति का यह जो वीटो है उसको साधारण बहुमत के द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, यानी कि विशेष बहुमत की जरूरत होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो उपयुक्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक को तो राष्ट्रपति की मंजूरी से ही पेश किया जाता है ना संसद में, तो राष्ट्रपति तो पहले ही उसको मंजूरी दे चुके हैं, तो ये वीटो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं पॉकेट वीटो। तो यह जो है अनिश्चित काल के लिए जो है अपने पास विधेयक को रख लेना और उस पर ध्यान ही नहीं देना, मतलब कि परे रहने देना अपने पास, ठीक है। तो ये जो वीटो कहलाता है, ये कहलाता है आपका
पॉकेट वीटो, या फिर इसको हिंदी में जेबी वीटो भी कहा जाता है। और मतलब कि कुछ उदाहरण हैं इसके, तो ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम को जो है रोक करके रख लिया था, ऐसे ही पड़े रहने दिया था, क्योंकि राजीव गांधी से उनका मतभेद हो गया था, ठीक है। और उसके अलावा इसके कुछ प्रावधान जो थे वह मीडिया की स्वतंत्रता को छीन रहे थे, ठीक है। तो इस विधेयक को उन्होंने जो है क्या किया था, मतलब कि अनिश्चित काल के लिए पड़े रहने के लिए छोड़ दिया था, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा दूसरा उदाहरण है कि डॉक्टर आर वेंकट रमन जो कि राष्ट्रपति थे, उन्होंने 1991 में संसद सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन अधिनियम जो था उस पर पॉकेट वीटो लगा दिया था, ठीक है। तो यह दोनों मामला बहुत फेमस है, पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि पॉकेट वीटो जो है वह संविधान संशोधन विधेयकों पर लागू नहीं होगा, ठीक है। यह आपका 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है यह इसके लिए बाध्य कर दिया राष्ट्रपति को कि यदि संविधान संशोधन कोई विधेयक है तो उसमें जो है राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो लगाने की शक्ति नहीं होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो आपका है नेक्स्ट है आपका विशेषित वीटो। विशेषित वीटो जो है वह भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, यह अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। और यह जो है विशेष बहुमत के आधार पर विधायिका के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। तो भारतीय राष्ट्रपति के पास है ही नहीं, तो फिर इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना नहीं, ठीक। आगे देख लेते हैं आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार के आपातकाल जो है राष्ट्रपति लगाते हैं। पहला आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 352 में दिया गया है। यह जो है आपका 3 आधार पर लगाया जाता है। कौन कौन सा आधार है वह याद रखिएगा, अक्षरशः तो युद्ध है, बाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह है। ये 3 अगर आधार हैं तो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। मंत्रिमंडल के मतलब कि मंत्रिमंडल जो है उसके लिए प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति जो है उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था 1975 से 77 के दौरान, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग थोड़ा रिसर्च करके बताइएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, यह जरूर बताइएगा, ठीक। दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन, जो कि आपका 356 अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 365 भी जो है इससे संबद्ध है। तो दोनों अनुच्छेद याद रखना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। तो यह जो है आपका राष्ट्रपति शासन, यह आपका 356 या फिर 365 में दिया हुआ है। और इसमें क्या होता है कि राज्यपाल को यदि ऐसा लगता है कि जो राज्य का शासन तंत्र है वह विफल हो चुका है, तब वो आपका राष्ट्रपति को अनुशंसा करते हैं कि भैया यहाँ पर जो है आप राज्यपाल मतलब कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, और राष्ट्रपति की मंजूरी से राज्यपाल ही जो है उस जगह का, उस राज्य का शासन चलाते हैं, ठीक है। और यह सब किसकी मर्जी से होता है, सब तो केंद्र सरकार की ही मर्जी से होता है, क्योंकि राज्यपाल भी जो है वह इनडायरेक्टली केंद्र सरकार से ही निर्देश से ही यह सब काम करते हैं, ठीक है। और बहुत बार इसका दुरुपयोग भी किया गया है इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा, कई बार जो है आपका अन्य सरकारों के द्वारा भी जो है इसका बहुत बार दुरुपयोग किया जा चुका है, ठीक। इसके बाद है आपका वित्तीय आपातकाल। तीसरा जो आपातकाल है वह है वित्तीय आपातकाल, यह अनुच्छेद 360 में दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब भी राष्ट्र मतलब कि देश का वित्तीय अस्थायित्व या फिर साख संकट में होता है, तब यह वित्तीय आपातकाल लगाने की जो है शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लेकिन संयोग है और सौभाग्य भी है कि वित्तीय आपातकाल अभी तक जो है भारत में लगाया नहीं गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं सैन्य शक्तियों के बारे में। तो सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। युद्ध का आरंभ करना है, युद्ध की घोषणा करना है या फिर युद्ध का अंत करना है तो वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये याद रखिएगा कि यह जो होता है वह संसद की मंजूरी से ही होता है, ठीक। अब हम लोग जो है राष्ट्रपति के बारे में लगभग सारा कुछ पढ़ चुके हैं। कुछ जो प्रमुख तथ्य हैं राष्ट्रपति के बारे में, विशेष तथ्य हैं, ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपका छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, कभी कभार पीसीएस में भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक। तो देख लेते हैं प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी
जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे, तो वीवी गिरी थे, ठीक है। और इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम संजीवा रेड्डी को उस समय हराया था, ठीक है। निर्दलीय प्रत्याशी थे और बहुत लोकप्रिय थे, जो कि राष्ट्रपति बने। कौन? वीवी गिरी। इनका वी से तो वेंकट है और उसके बाद क्या है आप लोग देख लीजिएगा इंटरनेट पे, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, मतलब कि राष्ट्रपति, वैसे राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो यह भी कौन थे? आपके नीलम संजीवा रेड्डी थे। और यही एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो यह भी याद रखिएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं तो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किन्होंने काम किया है, तो वीवी गिरी ने काम किया है, ठीक है। इसके अलावा एम हिदायतुल्लाह ने काम किया है। एम हिदायतुल्लाह प्रथम न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे देश के, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एम हिदायतुल्लाह याद रखिएगा। इसके अलावा बीडी जत्ती ने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं तो सबसे लंबी अवधि तक कौन राष्ट्रपति रहे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे प्रथम राष्ट्रपति, जो कि 1950 से लेकर के 1962 तक 12 साल राष्ट्रपति रहे थे, ठीक। आगे देख लेते हैं तो सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे, ठीक है। 1 साल 11 महीना के आसपास जो है यह राष्ट्रपति रहे थे, ठीक। और इनकी मृत्यु हो जाने के कारण जो है इनको हटना पड़ा था, ठीक। मतलब मृत्यु हो गई थी तो हटना क्या मतलब कि। आगे देख लेते हैं प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ठीक है। इसके अलावा कार्यकाल के दौरान किनका निधन हुआ था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये दोनों जो थे इनका अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा द्वितीय चक्र की मतगणना में जीतने वाले तथा सबसे कम अंतर से सफल राष्ट्रपति कौन थे, मतलब कि वैसे राष्ट्रपति जो द्वितीय चरण की मतगणना के बाद जीते थे, मतलब प्रथम चरण में इनको जो है टोटल कोटा प्राप्त नहीं हुआ था, द्वितीय चरण में कोटा इनको प्राप्त हुआ था, और यह जो है सबसे कम अंतर से मतलब कि जीते थे, राष्ट्रपति बने थे, तो ये कौन थे? वीवी गिरी थे, ठीक। इसके अलावा एक और पॉइंट है, देख लेते हैं तो राष्ट्रपति भवन जो है उसके वास्तुकार कौन थे, तो राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार थे आपके एडविन ल्यूटियंस, ठीक है, तो यह भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, ओके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मैराथन आज पढ़ाई करी है, मतलब कि 3 बार बोर्ड पर लिखना और मिटाना और फिर से बोलना, फिर से रिकॉर्डिंग करना, आज बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। 6 घंटे से ज़्यादा लगा है मुझे केवल रिकॉर्डिंग करने में और लिखने में, और अब जाके एडिटिंग करूँगा तो और ज़्यादा टाइम लगने वाला है। खैर जो भी है, मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत कीजिए। और राष्ट्रपति के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर जो है नहीं आएगा, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपका टोटल लक्ष्मीकांत भी फॉलो किया है, इसके अलावा आपका दृष्टि नोट्स भी फॉलो किया है, परीक्षावाणी भी फॉलो किया और घटना चक्र भी फॉलो किया है, ठीक है। तो मतलब 99% में तो कह सकता हूँ 99% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 1% कहीं और से आ जाए तो आ सकता है। इसके अलावा मेंस का भी जो राष्ट्रपति का जो क्वेश्चन बनता है वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेंस का छूट गया है कि क्या राष्ट्रपति रबर स्टाम्प होता है, ठीक है, तो यह जो है आपका करंट का टॉपिक है, इस पर बराबर जो है आर्टिकल वगैरह आते रहते हैं, तो कभी मैं बता दूंगा, ठीक है, या फिर कभी मौका मिला तो बता दूंगा। अभी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए समाप्त करते हैं। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और सबसे महत्वपूर्ण कि कमेंट जरूर करिए। अच्छा लगे तो अच्छा बताइए, बुरा लगे तो आप बता दीजिए कि क्या बुरा लगा, ताकि हम सुधार कर सकें, ठीक है। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।